Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बुनियादी लेकिन बहुत गहरे विषय में उतर रहे हैं। हाँ। द्रव्य गुण विज्ञान। ये वो शास्त्र है जो हमें सिखाता है कि हमारे आसपास की चीजें, मतलब जिन्हें आयुर्वेद द्रव्य कहता है, वो हमारे शरीर पर कैसे और क्यों असर डालती हैं। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक तरह से इस पूरे विज्ञान की विषय सूची जैसी है, एक रोड मैप। हाँ, एक इंडेक्स की तरह। हाँ, इसमें बताया गया है कि द्रव्य गुण विज्ञान किन किन पहलुओं को समेटता है। तो आज हमारा काम है इस नक्शे को समझना और ये जानना कि आयुर्वेद कैसे पदार्थों को, मतलब द्रव्यों को, वर्गीकृत करता है और उनके असर का अंदाजा कैसे लगाता है। सही। ये सिर्फ रटना नहीं है, उस सोच को पकड़ना है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद का ये तरीका कितना व्यवस्थित है, कितना मेथोडिकल। हाँ। ऐसा नहीं है कि बस अनुभव के आधार पर कह दिया कि भाई ये जड़ी बूटी इस काम आती है। इसके पीछे एक पूरा तर्क है जो पदार्थ के मूल गुणों को उसके शरीर पर होने वाले असर से जोड़ता है। राइट। और हाँ, एक और बात, ये सिर्फ जड़ी बूटियों की बात नहीं है। अच्छा। द्रव्य गुण विज्ञान हर उस चीज पर लागू होता है जो हमारे शरीर से संपर्क में आती है। जैसे? अरे, हमारा भोजन, पानी, कोई धातु, कोई भी औषधि, ये एक फ्रेमवर्क है। पदार्थ और शरीर के बीच की जो बातचीत है ना, उसको समझने का एक नजरिया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इस फ्रेमवर्क को खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द द्रव्य। हाँ, द्रव्य। आयुर्वेद की नजर में द्रव्य क्या है? यहाँ पर वो पंच महाभूत वाली बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल, पंच भौतिक सिद्धांत कि हर चीज 5 मूल तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब ये सुनने में तो बड़ा दार्शनिक सा लगता है। हाँ, लगता है। क्या इसका कोई व्यवहारिक मतलब भी है? यही तो इसकी खूबी है। ये पंचभौतिक संरचना सिर्फ कहने की बात नहीं है। हाँ। आयुर्वेद मानता है कि किसी भी द्रव्य में इन 5 महाभूतों का एक खास अनुपात होता है। अच्छा। और जिस महाभूत की प्रधानता होती है, मतलब जो ज्यादा होता है, वही उसके मुख्य गुणों को तय करता है। जैसे? कोई उदाहरण? हाँ, जैसे अगर किसी चीज में पृथ्वी तत्व ज्यादा है तो वो चीज भारी होगी, मतलब गुरु, स्थिर होगी। ठीक। अग्नि तत्व ज्यादा है तो वो गर्म होगी, उष्ण, तीक्ष्ण होगी, पेनिट्रेटिंग होगी। अच्छा, तो मतलब ये कंपोजिशन सीधे सीधे उसके गुणों से जुड़ा है। बिल्कुल। जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि किसी चीज का केमिकल फॉर्मूला उसके गुणों को बताता है। हाँ। क्या ये वैसा ही है कि पंचमहाभूत कंपोजिशन उसके आयुर्वेदिक गुणों को बताता है? हाँ, कुछ हद तक आप ऐसा कह सकते हैं। हालांकि तुलना एकदम सटीक नहीं बैठेगी, पर हाँ, ये तात्विक संरचना ही आधार है। इससे हमें ये अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि वो द्रव्य शरीर में जाकर क्या कर सकता है। समझ गया। स्रोत सूची में द्रव्यों के वर्गीकरण का भी जिक्र है। हाँ, मैंने देखा। योनि भेद और प्रयोग भेद। हाँ, योनि भेद मतलब वो कहाँ से उत्पन्न हुए, जैसे जांगम यानी प्राणियों से, औद्भिद यानी पेड़ पौधों से, और पार्थिव यानी खनिज वगैरह। ठीक। और प्रयोग भेद यानी उनका इस्तेमाल कैसे होता है, औषधि के रूप में या आहार के रूप में। जी। ये वर्गीकरण भी समझने में मदद करते हैं। ये तो हुई द्रव्य की बात। अब सवाल ये है कि आयुर्वेद ये कैसे तय करता है कि कोई द्रव्य शरीर पर क्या और कैसे असर डालेगा? अच्छा सवाल है। यहीं पर वो रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव आते हैं ना। बिल्कुल। ये द्रव्य गुण के स्तंभ हैं, पिनर्स हैं। ये थोड़ा तकनीकी शब्द लगते हैं। हाँ हैं, लेकिन इन्हें समझे बिना द्रव्य के कर्म को समझना मुश्किल है। चलिए एक एक करके देखते हैं। हाँ हाँ, जरूर। सबसे पहले रस, मतलब स्वाद। स्वाद, टेस्ट। हाँ, टेस्ट। आयुर्वेद 6 मुख्य रस मानता है: मधुर, मीठा, अच्छा। अम्ल, खट्टा, हाँ। लवण, नमकीन, कटु, तीखा, चरपरा, तिक्त, कड़वा और कषाय, कसैला। 6 रस। ठीक है। और ये सिर्फ जीभ का अनुभव नहीं है, बात ये है कि स्वाद लेते ही शरीर पर उसका तात्कालिक असर शुरू हो जाता है। अच्छा। जैसे
तीखा खाते ही एकदम गर्मी सी लगती है, बिल्कुल। वही रस पहला संकेत देता है। फिर आते हैं गुण। ये पदार्थ की मूलभूत भौतिक विशेषताएं हैं। गुण मतलब क्वालिटीज। हाँ, क्वालिटीज। स्रोत सूची में गुणवादी गुणों का उल्लेख है। हाँ, मैंने देखा, काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, करीब 20 गुण हैं जिन्हें 10 जोड़ों में समझा जाता है, ऑपोजिट्स में। अच्छा, जैसे गुरु भारी, हाँ, और लघु हल्का, शीत ठंडा और उष्ण गर्म, स्निग्ध चिकना तैलीय और रूक्ष सूखा खुरदुरा, मंद धीमा और तीक्ष्ण तेज पनीला, स्थिर और चल गतिमान, मृदु मुलायम और कठिन कठोर। और भी हैं? अरे वाह, ये तो बहुत डिटेल्ड है। हाँ, विशद साफ और पिच्छिल चिपचिपा ललसला, श्लक्ष्ण चिकना मुलायम और खर खुरदुरा, स्थूल मोटा और सूक्ष्म बारीक, सांद्र गाढ़ा और द्रव तरन। ये गुण बताते हैं कि पदार्थ पचने में कैसा होगा, शरीर में रूखापन लाएगा या नमी, भारीपन देगा या हल्कापन। काफी विस्तृत है ये तो। गुणों के बाद आता है वीर्य। इसका क्या मतलब है? ये वीर जैसा कुछ है क्या? नहीं वीर्य को पदार्थ की शक्ति या पोटेंसी कह सकते हैं। पोटेंसी, ओके। ये उसका समग्र ऊर्जावान प्रभाव है। मुख्य रूप से 2 तरह का माना जाता है, उष्ण यानी गर्म तासीर, हाँ सुना है, और शीत यानी ठंडी तासीर। ये गुणों का ही एक तरह का निचोड़ है जो शरीर पर मुख्य प्रभाव डालता है। अच्छा, गुणों का निचोड़। हाँ, जैसे मिर्च का उदाहरण लें, उसका रस कटु है, गुण तीक्ष्ण और उष्ण है, और उसका वीर्य भी उष्ण ही माना जाता है। समझ गया। और फिर विपाक, ये पाचन से जुड़ा है ना? हाँ, बिल्कुल। विपाक का मतलब है पाचन के बाद, मतलब पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। जब खाना पच जाता है तो उसका जो असर लंबे समय तक शरीर पर रहता है, वो विपाक है। अच्छा, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट। हाँ, मुख्य रूप से 3 विपाक माने जाते हैं, मधुर मीठा, अम्ल खट्टा और कटु तीखा। 3 रस तो 6 थे। हाँ, लेकिन पाचन के बाद असर मुख्य रूप से इन 3 कैटेगरी में आता है। जैसे दूध का रस मधुर है, गुण स्निग्ध गुरु है, वीर्य शीत है, और पाचन के बाद उसका विपाक भी मधुरी होता है। अच्छा, जो शरीर का पोषण करता है। वहीं ज्यादातर खट्टी चीजों का विपाक अम्ल होता है और तीखी या कड़वी चीजों का विपाक अक्सर कटु होता है। ठीक है, तो रस, गुण, वीर्य, विपाक, ये चारों मिलकर बताते हैं कि पदार्थ कैसे काम करेगा। हाँ, मोटे तौर पर। लेकिन फिर ये प्रभाव क्या है? एक और चीज। हाँ, प्रभाव, और ये बहुत दिलचस्प चीज है। क्यों? क्योंकि ये किसी द्रव्य का वो अनोखा विशिष्ट कर्म है जिसे हम रस, गुण, वीर्य या विपाक के सामान्य नियमों से पूरी तरह समझा नहीं सकते। ओहो, मतलब ये एक्सेप्शन है। हाँ, एक तरह का एक्सेप्शन कह सकते हैं। ये द्रव्य की अपनी स्पेसिफिक एक्शन है। जैसे शहद का रस मधुर है, गुण रूक्ष और लघु है। सामान्य नियम के अनुसार मधुर रस कफ बढ़ाता है, हाँ। लेकिन शहद अपने प्रभाव से कफ को कम करता है। ये शहद का प्रभाव है। अरे वाह। या धतूरे का उदाहरण लें, वो शरीर में कहीं भी दर्द कम कर सकता है। ये उसका प्रभाव है, जिसे उसके रस, गुण, वीर्य, विपाक से पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो प्रभाव एक तरह से आयुर्वेद का ये मानना है कि भाई प्रकृति में कुछ चीजें नियमों से परे भी काम करती है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये सिस्टम की अपनी एक सीमा भी दिखाता है और उसकी गहराई भी। बिल्कुल, प्रभाव ये बताता है कि आयुर्वेद ने सिर्फ नियमों का एक कठोर ढांचा नहीं बनाया, बल्कि वास्तविकता की जटिलता को भी स्वीकार किया है। अब देखिए, ये 5 रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये अलग थलग नहीं है। अच्छा। जैसा कि स्रोत सूची के खंड 8 में बताया गया है, इनके बीच गहरा संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है। ये सब मिलकर तय करते हैं कि कोई द्रव्य शरीर के दोषों यानी वात, पित्त, कफ, धातुओं यानी टिश्यूज और मलों यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स पर कैसा असर डालेगा। मतलब उन्हें बढ़ाएगा, घटाएगा या बैलेंस करेगा। हाँ, बिल्कुल, उन्हें बढ़ाएगा, घटाएगा या संतुलित रखेगा। ये वाकई में एक मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस है। किसी एक चीज को इतने अलग अलग पहलुओं से देखना कमाल है। हाँ, अब ये समझ में आ रहा है कि इन सब के आधार पर ही द्रव्यों के कर्म यानी एक्शन तय होते होंगे। बिल्कुल। स्रोत सूची में बहुत सारे कर्मों का जिक्र है, कुछ उदाहरण देंगे प्लीज समझने के लिए। हाँ, कर्मों की सूची तो बहुत लंबी है, क्योंकि आयुर्वेद ने शरीर पर होने वाले हर संभावित असर को
वर्गीकृत करने की कोशिश की है। अच्छा, कुछ मुख्य उदाहरण लें तो दीपन। दीपन। हाँ, दीपन जो पाचन अग्नि को बढ़ाता है, यानी भूख लगाता है, जैसे सौंठ। ओके, भूख बढ़ाने वाला। फिर पाचन जो भोजन को पचाने में मदद करता है, खासकर आम को, मतलब अनडाइजेस्टेड मटेरियल को, जैसे चित्रक। पाचन। ठीक है। अनुलोमन जो मल और वायु को नीचे की ओर ले जाता है, कब्ज वगैरह में मदद करता है, जैसे हरण। अनुलोमन। स्तंभन जो बहते हुए द्रव को रोकता है, जैसे दस्त या ब्लीडिंग में, जैसे कुटज की छाल। स्तंभन, रोकने वाला। हाँ। फिर रसायन जो शरीर की धातुओं का पोषण करता है, उम्र बढ़ाता है, इम्यूनिटी सुधारता है। रसायन, ये तो बहुत सुना है। जैसे आंवला, गिलोय। हाँ। फिर वाजीकरण जो यौन शक्ति और क्षमता बढ़ाता है, अच्छा। जैसे अश्वगंधा, कौच, बीज। हम्म। लेखन जो शरीर से अतिरिक्त वसा या अनावश्यक ऊतकों को खरोच कर निकालता है। खरोचने वाला, लेखन। हाँ, लेखन जैसे शहद, गुग्गुल। फिर छेदन है जो जमे हुए दोषों या मल को तोड़कर शरीर से बाहर निकालता है। छेदन। वो बांधता है पानी वाले दस्त में उपयोगी, जैसे सौंठ, जीरा। ग्राह्य। और मदकारी भी है जो नशे जैसा प्रभाव पैदा करता है, जैसे धतूरा या शराब। ओह, ये तो कुछ ही उदाहरण हैं। लिस्ट तो बहुत लंबी होगी। हाँ, बहुत लंबी है। पर सवाल यह है कि ये कैसे तय होता है कि किस द्रव्य का क्या कर्म होगा? क्या ये सिर्फ याद करने वाली बात है कि भाई सौंठ दीपन है, आंवला रसायन है? नहीं, यहीं पर वो रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव की समझ काम आती है। अच्छा। किसी द्रव्य का मुख्य कर्म उसके इन गुणों के मिले जुले असर से तय होता है। मतलब एक लॉजिक है इसके पीछे। हाँ, बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर किसी द्रव्य में कटुरस है, उष्ण वीर्य है और तीक्ष्ण गुण है, तो बहुत संभावना है कि वो दीपन और पाचन कर्म करेगा। ठीक है। अगर उसमें मधुर रस, शीत वीर्य और गुरु स्निग्ध गुण है, तो वो रसायन या ब्रेहण, मतलब शरीर को बढ़ाने वाला हो सकता है। समझ गया। ये विस्तृत विश्लेषण और वर्गीकरण ही वैद्य को किसी खास स्थिति के लिए सबसे सटीक द्रव्य चुनने में मदद करता है। अच्छा, अब ये सिद्धांत व्यवहार में कैसे उतरते हैं? मतलब रोजमर्रा की प्रैक्टिस में। हाँ, स्रोत सूची में द्रव्य, नाम, गुण, कर्म, ज्ञान का जिक्र है। इसका मतलब है कि अलग-अलग जड़ी बूटियों का इसी फ्रेमवर्क में अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल। इसी आधार पर हर महत्वपूर्ण द्रव्य का, हर जड़ी बूटी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जैसे सूची में आंवला यानी आमलकी का जिक्र है। हाँ, है। तो हम उसे कैसे समझेंगे? आंवला का रस मुख्य रूप से अम्ल यानी खट्टा है, पर इसमें लवण छोड़कर बाकी पांचों रस पाए जाते हैं। ये इसकी खासियत है। 5 रस एक में। हाँ, गुण में ये लघु यानी हल्का और रूक्ष यानी सूखा है। वीर्य में शीत यानी ठंडा और पाचन के बाद इसका विपाक मधुर यानी मीठा होता है। और इसका एक विशेष प्रभाव है कि ये अपने शीत वीर्य के बावजूद पाचन अग्नि को मंद नहीं करता, बल्कि थोड़ा बढ़ाता है। और ये त्रिदोष शामक है, मतलब तीनों दोषों को शांत करता है, खासकर पित्त को। अच्छा। इन्हीं गुणों के मेल से इसका मुख्य कर्म रसायन माना जाता है, यानी कायाकल्प करने वाला, उम्र बढ़ाने वाला। ये हुई एक द्रव्य की बात। अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय, ब्राह्मी, अर्जुन, हल्दी, इन सब का इसी तरह विश्लेषण होता होगा। बिल्कुल, हर एक का। और सिर्फ अकेली जड़ी बूटियां ही नहीं, स्रोत सूची में मिश्रक गण यानी कॉम्बिनेशंस या फॉर्मूला की भी बात है, जैसे त्रिफला। हाँ, बिल्कुल। त्रिफला जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला है, या त्रिकटु, सौंठ, मिर्च, पिपली जैसे जो योग है, उनका अध्ययन भी इसी आधार पर होता है। अच्छा, उनका कैसे होता है? उनके जो घटक द्रव्य हैं, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके गुणों और कर्मों को समझकर ये अंदाजा लगाया जाता है कि मिश्रण का सम्मिलित प्रभाव क्या होगा। कभी-कभी मिश्रण का प्रभाव उसके अलग-अलग घटकों के जोड़ से कुछ अलग या ज्यादा भी हो सकता है। उसे संस्कार कहते हैं, मतलब प्रोसेसिंग या कॉम्बिनेशन से नए गुण पैदा होना। संस्कार, इंटरेस्टिंग।
और फिर आता है भेषजावचरणीय। ये सिद्धांत बताता है कि रोगी की प्रकृति, दोष की स्थिति, रोग का बल, मौसम, उम्र, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष स्थिति के लिए सही औषधि का चुनाव कैसे किया जाए। अच्छा। ये सिर्फ द्रव्य के गुण जानना नहीं, बल्कि उसे सही संदर्भ में इस्तेमाल करना है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसा। हाँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये तो पारंपरिक ज्ञान की बात हुई, लेकिन आज के जमाने में जब साइंस इतनी आगे बढ़ गई है, इस पारंपरिक ज्ञान को कैसे देखा जा रहा है? क्या इसे वैज्ञानिक कसौटी पर परखा जा रहा है? स्रोत सूची में कुछ आधुनिक शब्द भी दिख रहे हैं। हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। आज द्रव्य गुण विज्ञान सिर्फ पुराने ग्रंथों तक सीमित नहीं है। इसे आधुनिक विज्ञान की मदद से समझने और वैलिडेट करने की कोशिशें हो रही हैं। अच्छा, कैसे? स्रोत सूची में कुछ ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं। एक तो है भेषज परीक्षा। भेषज परीक्षा। हाँ, अंग्रेजी में इसे फार्माकोग्नोसी कहते हैं। ये आधुनिक विज्ञान की वो शाखा है जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त दवाओं, खासकर पौधों की पहचान, शुद्धता और गुणवत्ता का अध्ययन करती है। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी। हाँ, ये द्रव्य गुण के नाम रूप ज्ञान का आधुनिक समकक्ष है। ये सुनिश्चित करता है कि हम सही पौधे का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। ये तो जरूरी है। बिल्कुल। फिर है औषध प्रतिकूल प्रतिक्रिया और भेषज सतर्कता। एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड फार्माकोविजिलेंस। हाँ, जैसे आधुनिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही आयुर्वेदिक औषधियों के भी हो सकते हैं, खासकर अगर उनका सही ढंग से प्रयोग ना हो। तो ये सिस्टम इन प्रतिकूल प्रभावों पर नजर रखता है और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। सेफ्टी, ठीक है। और वो जीसीपी और जीएफसीपी? यदि ये पौधों की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि उन्हें कैसे उगाया और इकट्ठा किया गया। सही बात है। ये मानक, ये स्टैंडर्ड्स सुनिश्चित करते हैं कि पौधों में सही मात्रा में सक्रिय तत्व हों और वे हानिकारक कीटनाशकों या भारी धातुओं से मुक्त हों। क्वालिटी कंट्रोल शुरू से आखिर तक। तो ये सब क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी से जुड़े। और कुछ नए रिसर्च के क्षेत्र भी हैं, वो नेटवर्क फार्माकोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे शब्द, ये क्या है? हाँ, ये बहुत रोमांचक क्षेत्र हैं। देखिए, पारंपरिक आयुर्वेद मानता है कि जड़ी बूटी का असर उसके किसी एक केमिकल से नहीं होता, अच्छा। बल्कि उसमें मौजूद कई रसायनों के मिले जुले प्रभाव से होता है। एक सिनर्जी होती है। पूरा पौधा काम करता है। बिल्कुल। नेटवर्क फार्माकोलॉजी इसी विचार को आधुनिक तरीके से समझने की कोशिश करती है। कैसे? ये देखती है कि किसी जड़ी बूटी के विभिन्न घटक, मतलब अलग अलग केमिकल्स, शरीर में किन किन प्रोटीनों या पाथवेज पर एक साथ असर डालते हैं, एक नेटवर्क की तरह। ओह, इंटरेस्टिंग। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसमें कंप्यूटेशनल टूल्स की मदद से बड़े डेटा का विश्लेषण करने में सहायक होती है। ये आधुनिक तकनीकें आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण को समझने और वैलिडेट करने में मदद कर सकती हैं। मतलब ये पुराने ज्ञान और नई तकनीक का संगम है। हाँ, कह सकते हैं। और इसमें सरकारी संस्थाओं की भी भूमिका है। CCRAS और NMBB का भी जिक्र है। बिल्कुल। CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जी। ये भारत सरकार की मुख्य संस्था है जो आयुर्वेद में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देती है। ठीक है। और NMBP यानी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, जी। ये औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण और उनके सस्टेनेबल उपयोग को बढ़ावा देने का काम करती है। अच्छा। ये संस्थाएं रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल और नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा दिखाती है कि द्रव्य गुण विज्ञान सिर्फ जड़ी बूटियों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पदार्थों को उनके मूल स्वभाव, मतलब पंच महाभूत से लेकर उनके स्वाद, रस, गुणों, शक्ति, वीर्य, पाचन के बाद का असर, विपाक और उनके अनोखे प्रभाव तक एक बहुत ही व्यवस्थित और गहराई से समझने का तरीका है। हाँ, ये एक ऐसा ढांचा है जो अवलोकन योग्य गुणों जैसे स्वाद कैसा है, भारी है या हल्का है, इन गुणों को शरीर के अंदर होने वाले जटिल कर्मों से जोड़ता है। और इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके विशेष द्रव्यों और योगों को चुना जाता है ताकि वे शरीर पर सही वांछित प्रभाव डाल सकें। आज हमने इस विस्तृत विषय की कह सकते हैं कि सतह को ही छुआ है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा विषय है। पर उम्मीद है कि इसकी संरचना और इसकी सोच की एक झलक मिली होगी। हाँ, जरूर। और अंत में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। आयुर्वेद की ये प्रणाली जो किसी भी पदार्थ को उसके समग्र गुणों, स्वाद, तासीर, पाचन के बाद का असर वगैरह के आधार पर देखती है
और शरीर के साथ उसकी जटिल अंतःक्रिया का अनुमान लगाती है, उसके तुलना में आधुनिक फार्माकोलॉजी अक्सर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट या एक अणु पर ध्यान केंद्रित करती है। हाँ, ये बात तो है। तो क्या आधुनिक विज्ञान पदार्थ शरीर की बातचीत को समझने के इस समग्र, इस होलिस्टिक, गुण आधारित नजरिए से कुछ सीख सकता है? क्या केवल एक अणु को अलग करके देखना पूरी कहानी बताता है, या फिर पूरे पदार्थ के सामूहिक प्रभाव को समझना ज्यादा मायने रखता है? सोचने वाली बात है ना?